अच्छी बात है, दोनों का वीकेंड अच्छा गुजरेगा हैं। ओके जी, ये दूसरी भी हाँ, ये और उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर थी। अब माइक का इशू ना होता, यू वुड हैव एंजॉयड दैट। सो हमने अभी तक तो देखा कि हमने एचआर को पढ़ा था। एचआर के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब एम लग गया, मैनेजमेंट, ठीक है। सो इसका जो ओरिजिन है वो रिसेंट ओरिजिन है इसका, नए समझ लें कि आज अब इम्प्लीमेंटेशंस हो रही हैं। इट हैज़ अ लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, क्योंकि देखें एचआर में जब मैनेजमेंट की बात होती है, प्रोसीजर्स, इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है, तो इनसे आपके पास बहुत ज़्यादा फेयरनेस भी आती है। आप ऐसे सिस्टम बनाएंगे कि जिनमें लोगों को फेयर अमाउंट ऑफ कंपनसेशन मिले, डिपेंडिंग अपॉन देयर कैपेबिलिटीज़, काम कैसे करते हैं, तो फिर किसी की वो जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग है ना, वो ख़त्म होती है। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाइकिंग डिसलाइकिंग ख़त्म होना तो टॉप मैनेजमेंट को होता है ना, जो ज़्यादा बंदा आके यस सर करता रहता है, तो उसको ज़्यादा इशू होता है ना कि ये अब मेरी पावर ख़त्म हो जाएगी। तो जो मैनेजमेंट प्रोसीजर्स होते हैं ना, ये पावर्स को उस तरह ख़त्म कर सकते। मोटरवे पे आप जाएँ तो आपने देखा होगा कि चालान होता है चाहे जो मर्ज़ी बंदा हो, प्रोसीजर्स आर देयर। इसमें फिर उस बंदे की अथॉरिटी नहीं रहती है कि जी इसको माफ़ कर दें ना कर दें। आपने देखा चाहे कांस्टेबल है, कोई बंदा है, उसने अगर एक गाड़ी का चालान कर दिया है ओवर स्पीडिंग के ऊपर, उसको आईजी भी चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो मैनेजमेंट प्रोसीजर है, तो इसका मतलब है कि ये आपकी जो चीज़ है, इसको ज़रा लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट आती है, और लोग कुछ जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इम्प्रॉपर हो रही है, कोई इतने ऑर्गेनाइज मैनर में नहीं है। आपके इनएडिक्वेट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, और दिस इज़ बिकॉज कि आपकी पास इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती कि आप उसको एनालाइज कर सकें। इसका मतलब क्या है कि एचआर को इम्प्रूव करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक ऑपरेशंस की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अमेरिका में एक कंपनी काम करती है, उसका पेट्रोल का एक्सपेंडिचर एक ख़ास हद तक होता है महीने का। तो उन्होंने एनालिसिस किया, अब ये इंफॉर्मेशन है, एनालिसिस किया, उन्होंने देखा कि हमारी जो ट्रक्स रोज़ाना जा रहे हैं उनके सामान बाहर लेके ना, तो वो एक राउट फॉलो करते हैं टोटल। तो उसमें एक इशारा आता है, उस इशारे के ऊपर जो ट्रक खड़ा होता है 30 सेकंड के लिए, ठीक है। तो उसके बाद वो चल पड़ता है जनरल फ्री। अब 30 सेकंड वो एक गाड़ी एक इशारे पे खड़ी है, तो वो पेट्रोल कंज्यूम कर रही है और आगे मूव नहीं कर रही, डिस्टेंस कवर नहीं कर रही। उन्होंने कैलकुलेट किया कि इन 30 सेकंड्स में कितना फ्यूल लगता है, उस पोर्शन बड़ा माइन्यूट होगा। उन्होंने ऑल्टरनेट राउट किया जिसमें कि वो इशारा नहीं आता, प्लान किया। उन्हें कैलकुलेट किया कि अगर एक गाड़ी में अगर 2 दफ़ा उस इशारे पे खड़ी हो रही है रोज़ाना 30 सेकंड के लिए, इतने सेंट्स का पेट्रोल लग रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया पर ईयर एक गाड़ी का, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया उनकी 200 गाड़ियाँ। तो क्या हुआ, उनको पता लगा कि उनकी 2 मिलियन की सेविंग हो गई है। तो इसका मतलब है कि ये जो एनालिसिस करना होता है ना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कि अगर आपने रन कर रहे हैं तो उसको कितना इफेक्टिवली, क्योंकि देखें जिस तरह मोबाइल कंपनी से सैचुरेशन लेवल आ जाता है कि आपके नए कस्टमर नहीं आ रहे होते, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, आपको ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर कम करने होते हैं। यहाँ पे स्ट्रेस ये होता है कि बंदे कम कर दो, पैसे कम हो जाएंगे, लेकिन बंदे कम करना हो सकता है फ्रैक्शन फ़र्क पड़े, 1-2% फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, उसका आपके एक्सपेंडिचर में से। असल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो कि आपको नज़र नहीं आ रहे होते। रीसेंट डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये हुई है कि वो जो छोटा छोटा अमाउंट होता है ना, उसको डिटेक्ट भी किया जाता है। ये इसी तरह ही है कि पानी का पाइप टैप आपके घर के अंदर, आप उसको टाइट करके बंद कर देते हैं, अब बिल्कुल 5-5 मिनट के बाद ना एक कतरा उससे गिर रहा है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस में भी इसी तरह वो लीकेज हो रही होती है आपके रेवेन्यू की। आप पानी उसके उस टैप के नीचे एक डब्बा रख दें, तो आप देखेंगे सुबह तक डब्बा पानी से भरा होगा। तो इसका मतलब है कि इतना लीकेज। सो जब ऑर्गेनाइजेशंस अपने रेवेन्यू इंक्रीज़ नहीं कर सक रही, तो प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्किंग होगी, ऑपरेशन स्मार्ट करने पड़ेंगे। तो दिस
लीड्स टू योर, आपके पास आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, तो इसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। प्लानिंग का मतलब होता है व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। किस चीज़ की प्लानिंग करनी है, कब करनी है, व्हेन, ठीक है, कहाँ करनी है और किस तरीके से उसको करना है। ये प्लानिंग के रूल्स हैं, ये आप समझ लें कि इनको फॉलो करके आपको पता लगता है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, it is the process by which a management determines how an organization should move from its current manpower position to its desired manpower position। आपने बताना है कि कितने बंदे किस काम के लिए चाहिए होंगे। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने ये बता देना कि एक बंदे से कितना काम लिया जा सकता है जिसका हम उसको पे कर रहे हैं। 9 to 5 means 9 to 5 वर्किंग, नॉट गोइंग फॉर टी, नॉट गोइंग फॉर गपशप, साहब मीटिंग में गए हैं, वो चक्कर नहीं है ना। यू हैव टू बी इफेक्टिव। सो पहली चीज़ क्या है, राइट नंबर, ठीक है, कितने बंदे चाहिए, राइट काइंड ऑफ पीपल, क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है काम करने के लिए। ये नहीं है कि आप बंदों को रखा हुआ है और उनको बस आप उनको आप वो रिलेटेड नहीं है। राइट काइंड ऑफ पीपल मीन्स उनको वो जिस काम के लिए रखे हैं वो स्किल्स उनको आनी चाहिए। राइट प्लेसेस, उनको प्लेस करें कि किस जगह के ऊपर, किस डिपार्टमेंट के अंदर बंदे की ज़रूरत है। राइट टाइम के ऊपर प्लेस करें। कोई चीज़, वो कहते हैं ना, लड़ाई के बाद थप्पड़ याद आए तो कहाँ किसको मारते हैं, लड़ाई के बाद थप्पड़ याद आए तो किसको मारते हैं, अपने आप को ना। तो राइट टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको किस वक्त क्या रिएक्ट करना है, किस जगह पे प्लेस करना है। टू डू थिंग्स, काम करना है ना इफेक्टिवली, ये KPIs आते हैं, काम किया जाए, वेल डिफाइंड काम किया जाए। HRM में फॉर एग्जाम्पल आप रोज़ाना ऑफिस का एक स्टैंडर्ड काम करते हैं, अब आपको बीच में कोई दूसरे दफ्तर का काम, डिपार्टमेंट का काम के लिए वो बुला लेते हैं कि अच्छा आप ऐसा आएँ, ये काम भी करते हैं, बहुत जनरली कहते हैं। तो अब आपका एक अपना KPI डिफाइंड है और उसमें थोड़ा सा पोर्शन एक और काम भी आ गया, आप काम तो कर रहे हैं ना। तो ये कितना काम होता है, इसका इफेक्ट आपके KPIs में होना चाहिए ना, कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन का काम दिन में कितना कर रहा हूँ, HR का कितना काम कर रहा हूँ, और ऑपरेशंस का काम। तो हर चीज़ को क्वांटिफाई करना ज़रूरी है। इसको HR मैट्रिक्स कहते हैं कि एवरी वर्क हैज़ टू बी क्वांटिफाइड। उसी से प्रोग्रेस पता चलेगी आपकी, वरना तो जनरल स्टेटमेंट मैंने बताया था उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। सो यू हैव टू क्वांटिफाई दीज थिंग्स, so which results in both the organization and individuals receiving maximum benefit. So we are talking here about mutual benefit, के individuals अपने benefit होकर तो काम करते हैं ना, so आपको उनका benefit भी देखना है, और organization उस वक्त करती हैं progress जबकि उसके individuals जो हैं comprise करें, वो सारे contribute करें, in a focused direction करें. So this is relates to human resource planning. Right number of people with right skills at right places at right time to implement organizational strategies in order to achieve the organizational objectives की बात की. So in the light of organizations process of analyzing an organization's human resource needs and developing plans, policies and systems to implement these नीड्स, ठीक है। सिंपल, ये आसान लफ्ज़ों के अंदर HR प्लानिंग हम लोग क्यों करते हैं। लेकिन अब ये है कि आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज़, अब मैंने कहा स्ट्रैटेजीज़ बनानी है तो दो किस्म की हो सकती हैं, कॉर्पोरेट की हो सकती है और एक बिज़नेस लेवल की। तो कॉर्पोरेट की जो होती है जनरली आपकी स्ट्रक्चर, उसमें स्ट्रैटेजी होती है, टॉप लेवल की बात म्यूज़न नहीं है, मिशन है, मिशन स्टेटमेंट। टॉप लेवल मिशन स्टेटमेंट्स होती हैं कि क्या अचीव करना चाहते हैं। बिजनेस लेवल के ऊपर एट डिफरेंट लेवल्स टू बिल्ड एंड मेंटेन कंपेटिटिव एडवांटेज। सो कॉर्पोरेट लेवल इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, जिसने ओवरऑल देखना है कि हम पूरी दुनिया में अपनी कंपनी को लेके जाना चाहते हैं। हमारा विजन है कि हम स्टील की इंडस्ट्री पूरी दुनिया की, मित्तल स्टील है, ग्लोबली जाएं। आपका एक मिशन होता है। सो ये टॉप लेवल, इसको कहते हैं कॉर्पोरेट लेवल, कि आप कंपनी को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। फिर होता है बिजनेस लेवल, कि ऑपरेशनल लेवल के ऊपर आप कैसे काम कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में कैसे काम हो रहा है, ठीक है, ताकि आपको दूसरे लोगों से ज़्यादा इफेक्टिव हों और कंपेटिटिव एडवांटेज आप गेन कर सकें।
यार आज स्पीकर बहुत ज़रूरी चाहिए था वैसे, आज हम बिल्कुल फारिग हो गए हैं उससे। नहीं नहीं नहीं, आज वो बिज़ी है, स्पीकर बिज़ी हैं स्पीकर हैं। स्ट्रक्चर देखे तो बहुत है। सच्ची बात है, कैमरे में ना बोल, खुद तो जाएगा, मुझे भी मरवाएंगे सनम हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी डूबेंगे। नहीं, वो आई थिंक आज कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह ना उसके लिए चाहिए। नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं, कभी भी नहीं हुआ आज तक, कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, हमें कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आज वो ज़रा अनएक्सपेक्टेड हो गई है। सेटिंग, अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, सेटिंग ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइडिंग हाउ टू मीट देम। हर चीज़ का पहले ऑब्जेक्टिव सामने रखना पड़ेगा। एंश्योरिंग HR रिसोर्स सप्लाई मीट्स ह्यूमन रिसोर्स डिमांड। ठीक है ना, कि आप जो ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरी करना बेसिकली आपके HR का काम है। ऑब्जेक्टिव्स, रिक्वायरमेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स, सारी तस्वीर पूरी नहीं आ रही। ओके, सो हम किसी भी फॉर एग्जांपल आपका जैसा कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, ठीक है ना, ठीक है, इसको बनाने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक प्लान चाहिए होगा। प्लानिंग का मतलब ये है कि HR प्लान का ये ओपन न्यू प्रोडक्ट लाइन, ओपन न्यू फैक्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, हॉस्पिटल हो गया या कोई फैक्ट्री हो गई, आपने एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो बनाना है। सो ओपन न्यू प्रोडक्ट लाइन, आपने नई चीज़ स्टार्ट करनी है। ओपन न्यू फैक्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो पहला क्या है, डेवलप स्टाफिंग फॉर द न्यू इंस्टॉलेशन। आपको क्या चाहिए बंदे, आपको प्रोडक्शन वर्कर्स चाहिए, आपको हाँ जी सर, कुछ पूछना था बॉस। मास्क पहन के तुम गप्पे लगाते हो ना, तो ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। हाँ जी, कुछ पूछना है? हैं? क्या पूछना है? बोलो ना अब्दुल्ला, पूछना है कुछ? पूछ लो, कुछ तो पूछ लो। ये क्या, तुम्हारी तबीयत ठीक है? सही हो, कहीं और है तुम्हारा दिमाग, लगता है कहीं और है। पक्की बात है? बड़े मुस्कुरा रहे हो, खैरियत? लगता है बहुत पॉपुलर है क्लास में ये हैं। क्या कैपेबिलिटी इनकी क्या है वैसे? अच्छा, हर क्लास में सवाल पूछते हैं और सब लोग गालियाँ निकालते होंगे क्लास खत्म होने दे हैं। ऐसा ही है ना कि क्लास ही नहीं खत्म होती, क्वेश्चन पूछते, ऐसा ही है। अच्छा, गुड क्वेश्चंस, नहीं गुड। डेवलप स्टाफिंग फॉर न्यू इंस्टॉलेशन। आपको क्या चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए? प्रोडक्शन वर्कर चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, टेक्निकल स्टाफ चाहिए या मैनेजर्स चाहिए। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप आपका जो उसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है रिक्रूट स्किल्ड वर्कर्स। ठीक है, डेवलप टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। स्किल्ड वर्कर आपने हायर किए, उनको डेवलप भी तो करना है ना आप लोगों ने, उनको ट्रेनिंग्स के थ्रू। एंड ट्रांसफ़र मैनेजर्स फ्रॉम अदर फैसिलिटीज़, या आपके पास एग्जिस्टिंग स्टाफ मौजूद है तो आपको न्यू हायर करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो एग्जिस्टिंग जहाँ पे आपके वो बंदे प्लेस्ड हैं उनको आप अपने उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फिजिबल अगर हैं उनको करें। ट्रांसफर्स इनफिजिबल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मैनेजर्स विद राइट स्किल। सो आप ये इंटरनल ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पीपल रिक्वायर्ड। अगर आप देख रहे हैं कि इंटरनली आपके पास सेटिस्फाई नहीं हो सक रहे, आपने ये मैनेजमेंट की कि आपको बंदे कुछ चाहिए, कुछ दूसरी जगह भेज दिए, उन एडजस्टमेंट से आपका काम चल सकता है तो पहले उसको देख लें। ठीक है, इसको इसीलिए कहते हैं कोई जॉब आती है ना तो पहले उसको इन हाउस एडवर्टाइज करते हैं कि हमें डिपार्टमेंट के अंदर से ही कोई चीज़ें मिल जाएं। अगर नहीं मिलेंगे, रिक्रूट मैनेजर्स फ्रॉम आउटसाइड, देन यू गो फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी, बट इट्स टू कॉस्टली टू हायर फ्रॉम आउटसाइड। ऑफ कोर्स नया बंदा ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे तो एक HR का काउंट ज़्यादा होता है, तो आपको इसको देखना है कि सिर्फ उसी सूरत हायर करें कि वाकई आपको ज़रूरत है। एंड डेवलप न्यू ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स आप उसके बाद करेंगे। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि बंदा बाहर से हायर करना बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है तो आप नए ऑब्जेक्टिव्स और प्लान्स के ऊपर काम करेंगे ताकि आपको कम से कम HR की ज़रूरत पड़े जो एक्सटर्नली हायर कर सकें आप। इससे ये भी होता है कि सक्सेशन प्लानिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है
कि आपके एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसको आप प्लान कर रहे हैं उसका फ्यूचर उस बंदे का, तो वो लॉन्ग टर्म आपके साथ रहेगा, लॉयल आपका एम्प्लॉई होगा। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? असेसिंग द मैन पावर जो आपकी एग्जिस्टिंग है उसको देखना, असेसिंग द स्किल रिक्वायरमेंट, आप हर लेवल पे देखते हैं कि किस बंदे को क्या काम आना चाहिए। कंप्यूटर चलाने वाले को कंप्यूटर आना चाहिए, उसको एक्सेल आनी चाहिए, उसको पावर पॉइंट आनी चाहिए, टूल्स पे काम कर रहा है उसको आने चाहिए। डिटर्मिनिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स, क्या मतलब है? आप देखते हैं बंदों को किसी की ट्रेनिंग नीड को असेसमेंट करने के लिए क्या देखना ज़रूरी है। पहले देखना पड़ेगा वो बंदा की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उस जॉब के लिए क्या कैपेबिलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं बी, तो बी माइनस ए से क्या पता लगेगा? गैप को फिल करने के लिए क्या होगा? ट्रेनिंग एंड डेवलप, आप उस गैप को फिल कर लेते हैं आसान इजी वर्ड्स में। एंटिसिपेटिंग शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ स्टाफ, आप देखते हैं कि अच्छा कई दफ़ा आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो आपको ये पता है कि आपको शॉर्टेज हो जानी है, काम ज़्यादा आ जाएगा, बंदे कम हो जाएंगे, और कई दफ़ा आपको ये पता लगता है कि किसी काम के अंदर ये काम अब सेट हो गया हुआ है, इसके लिए ओवर स्टाफ हो गए हुए हैं, आप उस जगह से आपको बंदे वहाँ से निकालने हैं, उनको शिफ्ट करना है। सो यू हैव टू बी कंट्रोलिंग ओवर स्टाफिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अलाइनमेंट ऑफ HR प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव जो अलाइन होने चाहिए ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन होने चाहिए, ये ज़रूरी है। शॉर्टकमिंग्स ऑफ द मॉडल HRP इन प्रैक्टिसेस, सो क्या शॉर्टकमिंग्स हो सकती हैं? मे लैक नॉलेज एंड रिक्वायर्ड फॉर फोरकास्टिंग, लोगों में नॉलेज ना हो। इनकरेक्ट अजम्पशंस अबाउट इफेक्टिवनेस ऑफ HR प्रोग्राम, एजम्पशन जो होती है ना, अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, सो एजम्पशन इज द मदर ऑफ ऑल द डिजास्टर्स, ठीक है? एज्यूम कर लेते हैं आप, फॉर एग्जांपल जो फिजिबिलिटी बनाते हैं, आप एज्यूम कर लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास 100 कस्टमर आएगा, दुकान खोलते हैं तो 2 आते हैं। बैंकों में जनरली जो फिजिबिलिटी बना के दी जाती है उसमें कहते हैं हमारा 100 कस्टमर आएगा, पर डे इतना होगा, पर मंथ इतना होगा, एक्सपेंडिचर इतना, क्यों उन्हें बैंक से लोन लेना होता है, एक फिजिबिलिटी बन जाती है। सो रॉन्ग फिजिबिलिटी मीन्स के अल्टीमेटली वो फेलियर होगा, क्योंकि आपकी एजम्पशन गलत है, आपने एजम्पशन जब गलत कर, सो एग्जाम्पशन शुड बी एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल, उसमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होना चाहिए। वो अगर आप करेंगे किसी भी चीज़ में, किसी प्रोजेक्ट में, तो आपका वो प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ नहीं जाता, क्योंकि आपने एज्यूम ठीक किया होगा, ठीक है ना? HR प्लानिंग, HRP से प्लानिंग, प्लान करते हैं उसका, ठीक है? HR प्रोग्राम्स की यहाँ बात, इनकरेक्ट अजम्पशन अबाउट इफेक्टिवनेस HR प्रोग्राम्स, हम प्लानिंग पढ़ रहे हैं ना, तो लेकिन HR के जो प्रोग्राम्स हैं जिनकी एग्जीक्यूशन कर देंगे आपकी, कि फॉर एग्जांपल मैंने सारे लोगों की सैलरीज बढ़ानी है, मैंने सारे लोगों के मेडिकल को देखना है कैसा है, तो आपने एजम्पशन नहीं करनी है, आपको एक्चुअल स्टेट डेटा चाहिए कि अगले साल के लिए मुझे फॉर एग्जांपल मेडिसिन चाहिए ना स्टाफ को, उनकी फैमिलीज आपने की हुई हैं ऑन बोर्ड, तो उनको मेडिसिन आप इशू करते हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, तो कितनी चाहिए वो आप देखेंगे पिछले साल कितनी चाहिए थी, उससे पिछले साल कितनी थी, एक्चुअल कितनी थी, हर साल इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, हर साल उनकी कॉस्ट कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। सो इसका मतलब है कि आप एज्यूम करेंगे कि अगले साल मुझे ये एंटीबायोटिक्स जो है ना 4 नहीं चाहिए, 5 डबियाँ चाहिए। न्यू कंपनी के लिए तो आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ना, प्लान कर रहे हैं कि आपके पास पुराना रिकॉर्ड नहीं है। सो आपको न्यू केसेस के अंदर आपको मार्केट के स्टैटिस्टिक्स पे रिलाई करना पड़ता है कि दूसरी कंपनी जो मार्केट के अंदर हैं उनका क्या प्रोसीजर्स हैं, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। क्योंकि देखें हमने लगाया, एक अंदाज़ा लगाया कि हम जो फिजिबिलिटी बनाते हैं ना, तो हम 4% ऑफ द टोटल कॉस्ट जो है ना वो मिसलेनियस में लिख देते हैं, अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर जिनको कहते हैं, अनफोर्सीन। सो उन्होंने किया ये कि उन्होंने देखा कि 2000 कंपनीज को एनालाइज किया, उनके प्रोजेक्ट्स को, और उन्होंने देखा कि एंड में जाके ये जो एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है ना मिसलेनियस, अनफोर्सीन, ये नोट किया कि जनरली ये होता है फ्रॉम अप टू 4% ऑफ द टोटल जो आपने किया होता है, उतने पैसे बन जाते हैं। तो एक स्टैंडर्ड बन गया
कि हम उसमें ये लिख देते हैं कि 4% अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर होगा, तो हमारी एजम्पशन बेस हो गई एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे। इसी तरह हमारे पास अगर नई कंपनी है तो हमने उसमें जब प्लानिंग करनी है तो हमने ये देखना है कि हमने वो 4% का एरर वो हम फिगर डाल देते होते हैं, ये अकाउंट्स में डालते हैं, अकाउंट्स का जनरली प्रिंसिपल होता है, ठीक है। सो रेजिस्टेंस टू चेंज, अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेजिस्टेंस टू चेंज प्रेजेंट HR सिस्टम्स में जब चेंज करेंगे ना किसी की भी तो लोगों को प्रॉब्लम होती है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था ना कि रिएक्ट करते हैं आप लोग, कोई चेंज भी आ जाए ना लाइफ के अंदर आप रिएक्ट करेंगे, नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि उसका रीज़न है कि इंसान जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो उसका ख़ास एक डेवलपमेंट हुई होती है, उसकी पेरेंट्स उसको डेवलप करते हैं, तो जब वो बड़ा होता है तो इसका माइंड सेट हो गया होता है, तो उस माइंड सेट को चेंज करना जो होता है ना सारी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ होती है इंसान को। इसीलिए ज़्यादा काम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर माइंड सेट चेंज के ऊपर अब होता है कि आपकी थिंकिंग को कैसे चेंज किया जाए। हर इंसान ने अपनी सेट थिंकिंग बनाई होती है कि मैं तो पहले ये काम करता आ रहा हूँ, अब मैं ये नया क्यों करूँ। सो जब आप नए सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका तरीका इंट्रोड्यूस करने का, आप इस तरह नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि ये डेट है, इस डेट के बाद सब कुछ काम बंद, इस नए सिस्टम पे आ जाएं। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा और लोग विलिंग नहीं होंगे तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो आप किसी उस सिस्टम को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दें इन डिफरेंट स्टेप्स। तो जिस तरह के भी कह रहे हैं कि पेंशन जो खत्म कर दीजिए, क्या ख़त्म कर दीजिए? एम्प्लॉयज़ ही ख़त्म कर दिए जाएँ। ये स्टडी चल रही थी पिछले से, फिर उन्होंने एक और भी चीज़ भेजा कि जिस गवर्नमेंट ऑफिसर की वो ACR ऑब्जेक्टिव खराब होंगी वो जो है ना उसको ऑब्जेक्टिव रिटायर कर दें। ये सडन चेंजेस वाली चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन ज़ाहिर है सारी ब्यूरोक्रेसी आपकी इतने अच्छे से चल रही है, वो उसमें से काफ़ी तो अच्छे भी काम करते होंगे, काफ़ी बेकार भी हैं। आपको पता ही दफ्तरों में जाएँ तो क्या होता है आपके साथ, हर जगह ऐसे। अब उस बंदे को ये पता लगे कि उसकी पेंशन जो है उसको टाई अप कर रहे हैं कि उसकी सैलरी इंक्रीज, फॉर एग्जांपल मुझे पेंशन ना दें अगर और मेरी सैलरी इंक्रीज़ कर दें, आई एम हैप्पी, यू अंडरस्टैंड। तो आप उनकी सैलरी इंक्रीज़ करें, उनको कहें कि आप इस पर शिफ्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म करें ना, उसमें आपको उनको मेंटली भी बताना है कि हम आपको तनख्वाह ज़्यादा दे रहे हैं, और तनख्वाह जब ज़्यादा दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, जो आपने बताया ACR का। ये नहीं कि आपकी ACR है आप बस प्रमोट ही होते जा रहे हैं, चाहे नलायक हैं। इसीलिए आप देखेंगे बहुत से नलायक अफसर कहते हैं बैठे हुए जगहों पे, यू वांट कॉम्पिटेंट। ये देखें प्राइवेट सेक्टर के अंदर यू वांट, प्राइवेट की और प्रॉब्लम है वैसे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये तो है ना कि आपको चाहिए कि आपको कॉम्पिटेंट लोग ऊपर लेके आएँ, एग्रेसिवली काम करें। ये तो नहीं है ना स्टैंडर्ड काम चला गया है। अब एक सेक्रेटरी है जिस तरह, उसका मैं HR आपको एग्जांपल देता हूँ। एक सेक्रेटरी क्या, HR कैसा है। सेक्रेटरी साहब जब ऑफिस अपने आते हैं तो उस वक़्त वो क्या करते हैं कि तो मेरी फिल्म तो नहीं बना रहे उसी तरह वो नवाज लीग की तरह, वो जो उसके बंदे की तरह कल रिलीज़ कर दो हैं, मेरी शक्ल लगा के किसी और के ऊपर हैं। वैसे वो एडिटेड नहीं है, आपस की बात है। तो नहीं मैं मजाक कर रहा था, मुझे देख के बनाना, मैं कुछ अच्छे पोज बना लूँगा फिर, ठीक है। ओके जी, सेक्रेटरी हाँ चेंज किए। सेक्रेटरी साहब जो हैं वो जब ऑफिस में उनकी गाड़ी आती है तो सबसे पहले एक उनका ड्राइवर उतरता है, एक उसका ड्राइवर आ गया, एक एम्प्लॉई है, उसके बाद एक नायब कासद खड़ा होता है जो उसका ब्रीफ केस पकड़ के लेके आता है। सेक्रेटरी साहब पहुंचते हैं सेक्रेटेरिएट के अंदर, ये मैं आंखों देखा हाल ही बता रहा हूँ, ये HR बता रहा हूँ कितना एक सेक्रेटरी के साथ अटैच होता है। डिप्टी सेक्रेटरी भी हो जाए, कोई हो जाए, कोई भी ब्यूरोक्रेट हो जाए, जाते हैं तो अच्छा लिफ्ट में मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि लिफ्ट के अंदर बंदा बिठाया होता है जो बटन दबाता है। क्यों? सारी दुनिया में आज तक कुर्सी रख के कोई लिफ्ट में बैठा हो, ज़रा सोचो दिमाग से, बटन दबाना है यार, लेकिन बटन दबाने के लिए हाथ उठाना पड़ता है, और जब हाथ लगाते हैं तो हाथ गंदा भी हो सकता है ना कि लोगों ने टच किया होता है, आम पब्लिक में पहुंच जाता है। तो उसके आगे बैठा होता है पर्सनल PS होता है सेक्रेटरी का। उसके बाद क्या होता है, नायब कासिद होता है। उसके बाद क्या होता है, डिस्पैच राइडर जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाता है। फिर क्या होता है, टाइपिस्ट होता है,
हाँ, एक कंप्यूटर ऑपरेटर होता है उसका, ठीक है ना, एक रीडर भी होता है। अब देखें एक बंदे के गिर्द ना कोई ये 6-7 बंदे रिवॉल्व कर रहे हैं। एक बंदा रह गया, कौन सा? सुबह जो आता है, हाँ, सफाई वाला, पीएन, सैनिटरी वाला। हाँ सैनिटरी वाला, हाँ जो वॉशरूम्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो अब आप देखें कि एक बंदा जो है उसके गिर्द कितने लोग रिवॉल्व कर रहे हैं। ये एचआर की है। अब ट्रेंड चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेंड ये चेंज हुआ कि उन्होंने कहा कि ये जो पीएन है ना, ये हर फ्लोर पे एक होगा, चाय बनाने वाला, ठीक है। तो अब ये होता है कि हमारा एक पीएन है एक फ्लोर पे, हमारे पास से कंप्यूटर ऑपरेटर शेटर ले लिए। अब हम ऑफिसर्स खुद टाइपिंग करते हैं, खुद लेटर्स लिखते हैं, खुद एक्सेल पे काम कर रहे हैं, तो वो स्टाफ ख़त्म हो गया। ये प्राइवेट सेक्टर की एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये पॉजिटिव कैसे चीज़ हुई। उसके बाद एक स्टेप और इनको आगे जाना चाहिए, जिसकी मैंने उनको कल, मैं आपको अजीब सी बातें बताऊँ ना, प्राइवेट सेक्टर में इशू है। मैंने कहा कि यार मुझे जो है ना एक इलेक्ट्रिक केटल चाहिए, इसलिए कि मैं हर टाइम पीएन को बुला रहा हूँ चाय के लिए, मेरे मेहमान आ रहे हैं, तो मैं क्यों ना इस तरह के ये रख लेता हूँ, साथ में टी बैग डालूंगा, गर्म पानी डाला, साथ चीज़ें देंगे और चाय पी लेंगे। वो आई डोंट, बिकॉज दुनिया में लोग कॉफ़ी शॉफ़ी खुद बनाते हैं ना, तो अपने ऑफिस में कर लूँ। अच्छा, मैंने कहा केटल की रिक्वायरमेंट है, मुझे 4 दिन ना जवाब ही नहीं आया कि केटल का ना मेरे लिए अरेंज करने के लिए 1200-1500 की मिल जाएगी। तो कल मेरे पास एक शर्मिंदा का उससे ना बंदा आ गया ना, कहता है वो आप मेल तो कर रहे हैं लेकिन वो एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्यों, क्या प्रॉब्लम है? कहते हैं जी केटल सानू अलाउड नहीं है एज़ पर अकाउंट्स ब्रांच ना, कोई उसका हेड नहीं है कि उसमें ले सकें हम। ठीक है, तो आप कोई और हेड बता दें, मतलब किसी और की रसीद जाली बना दें, उसके अंदर आपको केटल मिल जाएगी, ठीक है ना। तो हाँ, स्टेशनरी का बना दें, कंज्यूमेबल आइटम का, कुछ अर्से बाद केटल ही घर उठा के ले जाऊँगा, ठीक है। सो वो मैं आपको सोचा कि मैंने कहा मैं खुद ले लूँगा रादर दैन डिपेंडेंट अपॉन के ये। लेकिन इससे क्या है कि एक बंदा जितने काम खुद कर सकता है ना, और हमारे मज़हब में भी है यार सारे काम अपने हाथ से करो। हमारे बच्चे कभी हाथ से काम करते हैं? कभी देखें आप यहाँ पे कितने आप लोग सब है, कोई ट्रेंड है यहाँ पे जाके बच्चे पढ़ाई के दौरान और जॉब्स कर रहे हों? दुनिया में आपको पता है एडमिशन्स नहीं मिलते बच्चों को अगर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर के उनकी पढ़ाई 50% काउंट करते हैं, रिमेनिंग 50% होता है कि आपने कहाँ कहाँ जॉब्स की हुई हैं। माई सन हैज़ वर्कड इन अ रेस्टोरेंट एज अ डिश वॉशर। उसने एक जो गरीब वहाँ पे लोग होते हैं उनके लिए जो लोग डोनेशंस देते हैं, कपड़े दे दिए, कुछ दे दिए, एक स्टोर होता है इस पर अलग-अलग करते हैं, खाने के स्टफ़ की चीज़ें एक्सपायर ना हुए उनको अलग रखें, वो इन्वेंट्री का काम। ये क्यों किया जा रहा है कि बच्चों को सिखाया जा रहा है कि अपने हाथ से काम करो। ग्रूमिंग है ना उनकी यार। हमने जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर भी बाहर शहर के होते हैं, उनके बच्चों ने सब ने, उन्होंने खुद भी ये सारे काम किए होते हैं और जॉब्स, इसके बेस के ऊपर उनको आगे प्रोग्रेस देते हैं। सो ये बेसिकली क्या है यार, एचआर की। हमारे दफ्तरों के अंदर अगर आप देखें तो कितने लोग हाथ से खुद काम कर रहे हैं। कभी देखें आपने सेक्रेटरी को साइन करने के अलावा? और ड्राफ्ट और सेक्रेटरी का मतलब मैं खास सेक्रेटरीज को इतनी कर रहा हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट्स है पीपल लाइक दिस कि बस आखिर में साइन कर दें। स्टाफ ऑफिसर होता है ना, पीएसओ, वही सब कुछ होता है। सेक्शन ऑफिसर जो होता है वही बना के ऊपर समरी भेज रहा होता है, उस पर साइन। आपको पता होगा, यू नो द प्रोसीजर्स। वो हाथ से काम करने के बाद का नुकसान होता है, आजकल वो पेपर वाला आई मशीन, पेपर डालें तो वो सारा उसको डिस्ट्रॉय कर तो वो बेचारा बंदे को पता नहीं था कि इसमें हाथ नहीं डाला। हाँ, तो बेचारा हाथ ही उसका लगा। एक से हाँ जी सर, आई एम सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, ये कह सकते हैं कि उसको हमने यूटिलाइजेशन उसकी गलत कर दी है, या और हमने अपने आप को ज़्यादा स्लेव बना दिया है चीज़ों में। वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फॉरन को देखते हैं तो उन्होंने उसको कल्चर को चेंज कर सिस्टम नहीं, स्ट्रक्चर मैंने कि स्ट्रक्चर की ऐसी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए कि हर बंदा जो आ रहा है वो कुछ काम करे। कुछ लोगों का ऑफकोर्स
अब सीईओ से मैं एक्सपेक्ट करूं या सेक्रेटरी से एक्सपेक्ट करूं कि वो कंप्यूटर के ऊपर जाके सारा दिन टाइपिंग में गुजार दे। ही हैज़ बिगर वर्क्स टू डू। इंट्रानेट हाँ उसको इंट्रानेट कर हाँ उसको इंट्रानेट करता है इंट्रानेट। अब जब उसकी यूटिलाइजेशन नहीं तो वो एक बंदा है वो काम कर रहा है उसको फिर गाँव का चेंज काम करके जाना पड़ता है जिससे अगर ये बिल्कुल सही है कि ये प्रेजेंटेशन जिस तरह वो मिशन लिखा है ये बंदा खुद बनाता है ना तो उसमें गलती नहीं निकालता। जब कोई बनाता है तो आप उसको देखते हैं प्रूफ रीडिंग करते हैं दूसरा देखते हैं तो उसको कहीं उसमें ज़्यादा ले सकते हैं। तो सबसे ठीक है मैं यहाँ पर एड्रेस कर लें इसको। हाँ देखें अच्छा दूसरी बात आपने बीच में की कि वो जो बंदा है देखिए हर इंसान स्किल डेवलप कर सकता है ना। अब वो टाइपराइटर पे काम कर रहा था तो कंप्यूटर आया तो उसने कंप्यूटर क्यों नहीं सीखा? सर उसका बड़ा बेनिफिट है। आपने भी गवर्नमेंट सिस्टम देखा है जो टैबलेट्स दे दी और चीज़ें दे दी उसमें से गवर्नमेंट स्कूल जो कुछ ऐसे भी टीचर हैं जो 25 साल क्लास कर रही है सर उसमें वो एज पे रिटायर होता है एज पे भी बच्चे में जा रहे हैं उनके इसमें वो भी कंप्यूटर नहीं सीख सकते वो भी ये नहीं सीख सकते। हाँ बिल्कुल। तो उस बंदे का क्या है उसको किसी ऐसी जगह लगाए जहाँ इफेक्टिव है वो नहीं तो यही तो प्रॉब्लम है। अगर उस बंदे की अगर वो दफ्तर रोजाना आ रहा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहा है आपका एसी यूज़ कर रहा है उसको रिटायर कर दें। लेकिन नॉट नहीं कर सकते आप। ऐसा कोड है आप किसी बंदे को जब तक उसकी 60 साल की उम्र ना हो जाए वो आपको उसको रिटायर ही नहीं कर सकते। गवर्नमेंट सर्वेंट्स है ना। सो इसका मतलब है गवर्नमेंट के जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें हायर फायर तो नहीं हो सकता ना फायर नहीं हो सकता। देखिए अब आपको हाँ देखिए आपको पता लग गया कि एक बंदा बेकार है पता लग गया 25 साल हो गए हैं अब आपको पता है कि इसको आप निकाल नहीं सकते हैं ये भी पता है लाइबिलिटी है। अब उस लाइबिलिटी को अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे ऑफिस में एक खातून है जिसकी कि यही स्टेज है ठीक है और वो उसको कोई भी अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है कि इसके साथ काम नहीं कर सकते मतलब बेकार है। शी डजंट नो एनीथिंग टू डू। तो मैंने उधर ऑर्गेनाइजेशन में देखा कि हमारे पास यहाँ पे इसको कहाँ फिट कर सकते हैं प्रोडक्टिव हो जाए। मैंने उसको लाइब्रेरी में बिठा दिया ठीक है। लाइब्रेरी के में एक बंदा चाहिए होता है ना बुक्स इशू होती हैं नहीं होती है तो वो बंदा सारा दिन बैठा रहता है एक जगह के ऊपर। लेकिन वो लाइब्रेरी का काम ठीक हो गया कि वहाँ एक बंदे की प्रेजेंस थी है बेकार सारा दिन वहाँ कई दफ़ा जाओ तो लाइब्रेरी में सो भी रही होती है लेकिन ये अकेले वहाँ पे आप देखें कि अब उसको यूटिलाइज तो हमने कर दिया ना। दैट्स व्हाट वी हैव डन। सो इसी तरह किसी भी बंदे को अगर आप यूज़ करना चाहें तो उसको आप कर सकते हैं ऐसे अच्छा कि आप उसको कहाँ प्लेस करते हैं ठीक है ना। एक और बंदा बेकार था उसको हमने लगा दिया सिक्योरिटी के गेट के ऊपर कि जो गाड़ियाँ आ रही हैं ना जा रही हैं उनके नंबर नोट करने हैं तो वो कर रहा है वो काम इफेक्टिव करने लग पड़ा। हमें ज़रूरत थी सिक्योरिटी वाइज के गेट के ऊपर कोई बंदा इंचार्ज हो तो वो उधर चला गया। ये ऐसे बेकार लोग थे जिनसे हम ऑफिस में कोई काम नहीं करा सकते ना टाइपिंग करा सकते हैं कुछ कहते हैं सीखो कहते हैं नहीं हम नहीं सीख सकते बेकार हैं। सो यू हैव टू सैलरी तो लेते हैं ना ये लोग क्या चीज़ ले रहे हैं आप रोक नहीं सकते ना गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं सैलरी कैसे रोकोगे आप कैसे ऑर्गेनाइजेशन की टॉप रखी है जो वर्टिकल टॉप रखी है मतलब एक सब एक सीनियर हाँ इसको भी देखना पड़ेगा। मतलब करते करते ऊपर जाके एक हेड होता है उसके नीचे अगर देखें तो वर्टिकली नीचे जाके आप लोग एक बंदा काम कर रहा होता है 100 रुपये अगर हम घर पर ले लेते हैं आप ही ले लें
एक स्पाई है, उसके ऊपर लांच लाएंगे, उसके ऊपर नाइक है, फिर वजार है, फिर सवादार है, तो स्पाई काम कर रहा होता है, बाकी सारी दुनिया खड़ी होती है। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन बाकी दुनिया में जो है ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन है, हेड बाकी है, उसमें एक हेड है, बाकी सारे काम कर रहे हैं, तो वो हेड भी काम कर रहा है। अच्छा, ये जो वर्टिकल हायरार्की है ना, ये इसको भी कम, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे ना एक स्केल है एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट EVP। पहले बात है CXO, एक तो CEO है एक बंदा, CXO है नीचे 5, यहाँ तक ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद EVPs बहुत हैवी, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैवी एक लॉट होगी बहुत ज़्यादा बड़ी, उसके नीचे हो गए GMs हो गए, उसके नीचे हो गए डायरेक्टर्स। अब ये इस हायरार्की के अंदर काम जो है सारा वो जो है नीचे डायरेक्टर कर रहा है। आपको ना GM चाहिए, GM की हायरार्की पूरी ख़त्म होती है, आप उस डायरेक्टर को GM कह दें। समझ आ रही है आपको? डायरेक्टर का आपकी पूरी की पूरी एक लाइन जो है ना फारिग करनी चाहिए। इसी तरह आपको हैवी स्ट्रक्चर, टॉप हैवी नहीं, टॉप हैवी स्ट्रक्चर जो है ये ठीक नहीं होते, आपको रैशनलाइज करना है। वर्टिकल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल दोनों के ऊपर रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है करने की। तो यही इफेक्टिवनेस का तरीका है। नहीं ऐसा, मैं आपको आर्मी के इशू और हैं। बैटमैन क्या डिलीवर कर रहा है? बैटमैन क्या? बात सुने ना, मुझे तनख्वाह मिलती है ना, मैं सिविलियन की बात कर, दिल पे नहीं लेना, दिल पे नहीं लेना। आर्मी मैन दिल पे नहीं लेना। मुझे तनख्वाह मिलती है, मैं हूँ आपकी तरह का गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो मैंने घर का काम कराना होता है, तो मैं क्या करता हूँ, मुलाजिम रखता हूँ सैलरी पे, उसको पैसे देता हूँ, ठीक है। आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आपको मुलाजिम की सैलरी नहीं देनी पड़ रही, वो बैटमैन काम कर रहा है, क्यों? बिल्कुल दें। लेकिन जो एक आर्मी का सिस्टम है, फौज का सिस्टम है, आप देखिए सर बिग से सलन से लेके बैठ हुए आज के लोग अक्टूबरबाजी देखते हैं। अक्टूबरबाजी में जो देखते हैं, जो उनकी एक आर्मी है, जो लोग लड़ते हैं, उनका रहन सहन, खाना पीना, उनका प्रोटोकॉल, उनकी सारी चीज़ें डिफरेंट है उन लोगों से जो एक जगह उस कंपाउंड के अंदर रह के काम कर रहे हैं, उनकी चीज़ें डिफरेंट है। लेकिन जब आप सेक्रीफाइस की जाते हैं ना सर, तो उस बंदे का वैसे ही लेवल इस्लाम में देखिए, आप देखिए शहीद का रुतबा लेता है, गाजी का लेता है, और बाकी लोगों का लेता है। नहीं तो तो बासुन हम सिविलियन में गाजी नहीं हो सकते, कोई शहीद नहीं हो सकते, हम भी तो हो सकते हैं यार, हम भी तो गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं यार। हम लोग, मेरी बात सुने, हम इतना कमाते हैं इसीलिए कि हम फौज मेंटेन भी कर रहे होते हैं यार, हम भी तो कुर्बानी दे रहे हैं यार आप लोगों के लिए। नहीं करने दें, कोई बात नहीं, वी हैव टू बी ओपन अबाउट इट। क्यों? आर्मी का ये जो हम दूसरी तरीके से उसको देखते हैं, हम फाइट के लिहाज से देखते हैं, और सिपाही ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स आप देखते हैं। इसीलिए मैंने सिर्फ बैटमैन का जिक्र किया है, किसी और का नहीं किया। वो बंदा है, वो फाइट्स विद द ऑफिसर बैक टू बैक, ठीक है। और ये होता है, लेकिन मसला ये है कि वो होता ये था कि ओवर हो जाता है, तो उसकी ये डिस्कशन होती है। नहीं ठीक है, वो पॉइंट ऑफ व्यू पता लगना चाहिए, वी शुड बी ओपन अबाउट इट। सो बेसिकली ये है कि आपने, जिस तरह आपके जो आर्मी की एग्जांपल दे रहे हैं, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखा है ऑपरेशंस के लिहाज से कैसे, ऐसे ही है ना कि आपको क्यों कर्नल चाहिए, आपको क्यों मेजर चाहिए, और क्यों आपको जनरल चाहिए, और आपको जनरल्स कितने चाहिए, ये भी बात है। बैटमैन की शक्ल में आपको सपोर्टिंग चीज मिल जाती है, आपको
दैट मीन्स कि यू ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव टू डू एन HR एक्सरसाइज, ठीक है। रोल है ना सर, वो हर बंदे का डिफाइंड है, तो वो किसी को होते हैं ना सर, तो दूसरे बंदे को उसका मिशनल रोल करना। अच्छा, उसमें लेकिन आपकी HR प्लानिंग होती है? सर HR प्लानिंग हमारी उसकी है सर, मैं आई इंटरनेशनल टीम से 674 हमारी सर उन्हीं को डील करते हैं हम सारा दिन में। हमारा काम टीम मैनेजमेंट होता है कि किस बंदे को किस तरीके से मैनेज करना है, लोग हमारी हर चीज़ अप्रूव है और स्टाफ रैशनलाइजेशन भी होती है HR में। अच्छा, पहले HR डिपार्टमेंट नहीं होता था, राइट? अब होता है, HR डिपार्टमेंट अभी है। हमारा HR डिपार्टमेंट ही होता है। फिर हमारी जो अपॉइंटमेंट्स है सर, हाँ, वो बेसिकली HR की ड्यूटी कार्य होती है। मतलब आप चीज में है ऐसा टारगेट चलें ठीक है, बाद में बात करेंगे, विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। आपकी HR प्लानिंग का पूछा था कि वहाँ पे कैसे होती है। HR प्लानिंग है, बस ठीक है। सो HR प्लानिंग कुछ क्या करना चाहिए? डन टू गाइड एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज सो दे वर्क टुगेदर टू सपोर्ट ओवरऑल स्ट्रेटजी। जो आपकी बात हो रही है कि आप जब प्लान करेंगे ऑल एक्टिविटीज को, के स्ट्रेटजी को रिस्पॉन्सिव टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, ये भी जरूरी है। प्लानिंग डन इन, प्लानिंग का रूल है कि डन इन एडवांस, पहले करना है आपको ना। एंड इट हैज टू बी स्ट्रेटेजिक लिंक्ड विद हायर लेवल प्लानिंग, राइट? सो जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी आपके आर्मी की बात ही हो रही थी, अभी रिसेंटली इंडिया के आपने जहाज गिराए थे, राइट? आपको पता है ना? तो इन्होंने प्लान पहले किया होगा ना, पूरी सॉर्टीज प्लान की होंगी कि आपने पहले उनको, इफ आई एम नॉट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये लोग पहले अपने जहाज़ों को 2 लेके गए अपने, और उनको उनकी टेरिटरी में गए, उनको एंगेज किया और वापस मुड़ रहे थे। वापस मुड़ के वो पीछे आए हैं इंडियंस के आपके एयरक्राफ्ट, राइट? इन्होंने क्या किया, ये साइड पे चले गए, दे जस्ट मूव लाइक दिस, और बैक एंड के ऊपर आपके पास F-16 था जिसके ऊपर से उन्होंने स्ट्रेट अवे फायर किया और उनको गिरा दिया। एम आई राइट? इस तरह ही हुआ ना? ये इसको सर हमारी पीस टाइम प्लानिंग होती है सर। हाँ, ठीक है, प्लानिंग के लेवल पर सर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है जो कि जैसे ठीक है, उसके बाद सर नीचे जो रीजन जो है वो अपनी प्लानिंग कर रही है अपने एरिया में। उसके बाद जो नीचे सबसे जिसका बैठना है वो सोल्जर और आपके लेवल कर रहे हैं, ये लोग हैं इससे नीचे वो लोगों ने फील्ड में तैयारी कर उस प्लानिंग की बेस पर, फिर हमारी उस प्लानिंग की बेस पर तैयारी, फिर तैयारी में जो ड्रॉबैक्स निकले वो वापस क्या था उसको डिफाइन करने की, फिर ये प्लानिंग इसलिए अपनी टेक्नोलॉजी आ रही है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, वो कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं, वॉर लड़ने के तरीके का हर महीने के तरीका कार में कपड़े इधर से मालूम अगला कैसे से तो उस हिसाब से आई मीन किस लेवल पे ये प्लान हुआ होगा, ये स्ट्रेटजी कि उनको इधर जाना है, इंगेज करना है, इस तरह करना है। हु वुड हैव प्लान्ड दिस राइट अवे, क्योंकि इमीडिएटली किया ना, किस लेवल पे हो सकता होगा? ठीक है, अच्छा उस लेवल के ऊपर, हायर लेवल पे। एग्जैक्टली, सब लेवल की है। क्या सिनेरियो है, कैसा हमने करना है? अच्छा, ठीक है।
ठीक, करते हैं डन। सामा में नागरिक को एडवांस प्लानिंग नहीं। ओके, लेट्स गो, वो बाद में बात करेंगे। प्रोसेस ऑफ एचआरपी क्या हो गया? एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजिक प्लान्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये प्रोसेस, अब हम प्रोसेसेस पे आ जाते हैं कि कैसे प्रोसेस होते हैं। प्रिपेयरिंग मैन पावर इन्वेंट्री, मैन पावर फोरकास्टिंग करनी, मैन पावर प्लान्स बनाने, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम की जिस तरह मैंने बात की, एंड अप्रेजल्स ऑफ मैन पावर प्लानिंग करने। ठीक है, अप्रेजल्स मीन कि आपने जो मैन पावर प्लानिंग की है कि वो ठीक हुई है, उस पर काम वगैरह ठीक हो रहा है। ओके जी, एचआर डिपार्टमेंट फोरकास्ट की बात करते हैं। फोरकास्ट करना, प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल, अच्छा, ये मैन पावर की प्लानिंग डिपेंड करेगी आपके एक्सटर्नल पे कंपटीशन क्या है, लॉज एंड रेगुलेशंस क्या आ रहे हैं आपकी कंट्री में। जो देखें आप, लेबर के लॉज हैं ना जिस तरह, वो आप पे भी अप्लाई होते हैं एचआर के ऊपर, तो लेबर लॉ को भी आपने देखना है, इकोनॉमिक क्लाइमेट को भी देखना है, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड सोशल फैक्टर्स को भी आप लोगों ने देखना है। इंटरनल फैक्टर्स में है बजट कंस्ट्रेंट्स, आप देखें, प्रोडक्शन लेवल्स देखें, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप कितनी लॉन्च कर रहे हैं, उनको देखेंगे कि उसके लिए कितनी मैन पावर चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपका कैसा है, एम्प्लॉयज़ की सेपरेशंस जो छोड़ के जा रहे हैं आ रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इन सारे फैक्टर्स को आप जो है ना आपको एनालाइज करना पड़ता है। सो एचआर प्रोसेस डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ पर्सनल की अगर बात करूं, सो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एचआर नीड्स फोरकास्ट यहाँ लिखा है, एचआर सप्लाई फोरकास्ट है। सो एचआर की प्रोग्रामिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, कंट्रोल एंड एवेल्युएशन करना। ठीक है, एचआर नीड्स को फिर फोरकास्ट करना, एचआर सप्लाई फोरकास्ट कितनी उनको चाहिए। सो अगर सरप्लस स्टाफ है ये तो उसको आप कैसे देखेंगे, और अगर आपके पास शॉर्टेज है उसको कैसे देखेंगे। दोनों चीज़ों को आपको देखना है कि आपको जैसा VRS है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ठीक है, कि आपको रिटायरमेंट अगर करनी है वो कैसे, वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होती है ना कि आप उनको पैसे दे देते हैं कि पहले आप रिटायर हो जाएं। सो दैट कैन बी डन। ओके जी, अब फोरकास्टिंग की जो टेक्निक्स हैं, फोरकास्ट टेक्निक्स वेरी फ्रॉम सिंपल टू सोफिस्टिकेटेड वन। पहली बात क्या है, फोरकास्ट करना कि कोई चीज़ कैसे होगी, जैसे मैंने कहा था ना एजम्पशन, तो एजम्पशंस के बाद में देखेंगे मैनेजरियल जजमेंट, मैनेजर्स डिस्कस and arrive at a figure of inflow and outflows which will cater to future labor demand. The technique may involve a bottom up or top down approach. This technique is used in smaller organizations or in those companies where sufficient database is not available. जहाँ पे database ज़्यादा available नहीं है, आपको general डिसीजन करने हैं, तो आपके मैनेजर के लेवल के ऊपर ना, मैनेजमेंट के लेवल के ऊपर आपको ये डिसीजन करने पड़ जाएंगे। एक और चीज़ होती है रेशो ट्रेंड एनालिसिस होता है, स्टडिंग पास्ट रेशोज, नंबर ऑफ वर्कर्स वर्सेस नंबर ऑफ सेल्स, forecasting future ratios and adjusting for future changes in the organization. This is the quickest forecasting technique. Rapid trend analysis. आपने क्या करना है कि आपने देखा कि पहले कितने बंदे थे और कितनी सेल्स हुई थी। आसान तरीका है, पहले 4 बंदे थे और 10,000 की सेल हुई है, ठीक है, तो 5 बंदे होंगे तो कितनी सेल होनी चाहिए, ज़्यादा, 4 बंदे होंगे तो कम हो जाएगी। तो आपने क्या किया, आपने एनालिसिस किया इस तरह का कि अगर मैं स्टाफ इंक्रीज करूंगा, स्टाफ इंक्रीज करा किया और 10,000 ही सेल हुई। ये जो फैक्ट्री का मालिक होता है ना, आप कहते हैं ये अनपढ़ होते हैं और ये कंपनी इतनी बड़ी फैक्ट्री चला रहे होते हैं, तो ये एक्चुअली अनपढ़, पढ़ा लिखा होना पहली बात है, डिग्री होने से पढ़ा लिखा इंसान नहीं हो जाता, याद रखना। CGPA तो हो सकती है, GPA पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। तो एक जो होता है ना बिजनेस के अंदर जो एक विजडम होता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बंदा, आपने धोती पहने देखा होगा, गांव का बंदा होगा जो अपना बिजनेस बहुत इफेक्टिव चला रहा है, आप उससे कहें जी कि तुझे रेशियो ट्रेंड एनालिसिस का पता है, वो कहेगा नहीं मुझे तो नहीं पता है कि कह रहे हो, ऐसे ही होगा ना, मनते नहीं पता, लेकिन उसको पता है, वो कहे बगैर वो कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसकी एक मशीन के ऊपर एक बंदे के पास, उसने कहा जी कि इस मशीन से एक बंदा जो है दिन के अंदर 5,000 यूनिट्स निकाल रहा है। वो बंदा बीमार हो गया, नौकरी से जाएगा, दूसरा बंदा उसने हायर कर लिया। दूसरा बंदा जो हायर किया उसने, वो आया शाम को, उसने कहा जी कितने आपने यहाँ से आउटपुट के पे निकाले हैं? उसने कहा 4,500। वो कहता है नहीं ये ठीक नहीं है, 5,000 होना चाहिए।
मैं पिछले 10 साल से ये काम कर रहा हूँ, तो 5,000 निकलता है, ये तुम्हारा इसका मतलब 500 तुम कम कर रहे हो। तो उसने ये वो जो स्ट्रेटेजी है ना, उसको पता है कि कितने यूनिट्स निकालने हैं। वो ओवर द ईयर्स उसके एक्सपीरियंस से इतनी हो गई है कि उसको ये पता लग गया, चाहे उसको आप रेशियो ट्रेंड एनालिसिस कह लें या क्या करें, उस मशीन ने इतनी वॉल्यूम के ऊपर इतनी सेल्स करनी है, इतनी चीज़ें आउटपुट करनी है, वो एक ट्रेंड सेट हो गया हुआ है। सो ही फॉलोज दैट। एक होती है वर्क स्टडी टेक्निक। Work study technique can be used when it is possible to apply work measurement to calculate the length of operation and the amount of labor required। ये फैक्ट्रीज वगैरह में कितने टाइम के लिए आप आते हैं, आप वो एवेलुएट कर लेते हैं, कितनी देर काम कर रहे हैं, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, इस तरह आप उनको रैशनलाइजेशन करते जाते हैं। सो एक ये टेक्निक होती है, वर्क स्टडी की टेक्निक होती है। एक होती है डेल्फी की टेक्निक होती है। डेल्फी मॉडल अगर आप पढ़ा हो, किसी ने पढ़ा, किसने बता क्लास को, उधर आओ, पहुंच जा तू यहाँ पे। तो भूला हुआ तो क्यों, क्या मैंने पढ़ा हुआ को भूल गया है? क्या था डेल्फी, क्या था? अच्छा सुन ना, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स द पर्सनल नीड्स आर एस्टिमेटेड। ठीक है, दिस टेक्निक इज क्वाइट यूजफुल वेयर द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व by using analytical technique, but its solution requires a subjective judgment on a collective basis। कि लोगों को बैठ के उनके व्यूज लिए जाएं, उसको एनालाइज किया जाए, उसके मुताबिक किया जाए। ठीक हो गया। फ्लो मॉडल, द सिंपलेस्ट वन इज कॉल्ड द मार्कोव मॉडल। मार्कोव कहलाता है मॉडल। इन दिस टेक्निक द फोरकास्ट विल नंबर ए डिटरमिन द टाइम दैट शुड बी कवर्ड, एस्टैब्लिश कैटेगरीज ऑल्सो कॉल्ड स्टेट्स टू विच एम्प्लॉयज कैन बी असाइंड, count annual movement also called flow among states for several time period, estimate the probability of transition from one state to another based on the past trend। so आपने देखा कि मार्कोव टेक्निक जो है ये सारे फैक्टर्स को somehow cater for कर रही है। ठीक है, ज़रा ज़्यादा पावरफुल किस्म की है कि हर लेवल के ऊपर उसका एनालिसिस करती है। ठीक है जी। so we'll finish it here today। और एक वीडियो थी आपकी, I'm सॉरी आज वो मसला है, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इंश्योर करेंगे। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हों, कोई चीज़ हो तो काइंडली यू कैन, एनी क्वेश्चन सर? हाँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी, ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज होती है। सो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनसे आप एनालिसिस कर ले होते हैं। सो आपको पता लग गया कि आज के एचआर खाली एचआर तो एचआर था, अब उसको एचआर प्लानिंग करनी पड़ती है, और ये बेसिकली आती है अंडर एचआर मैनेजमेंट। और एचआर बहुत वास्ट फील्ड है जिसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, रिक्रूटमेंट है, फायरिंग है, कस्टमर रिलेशनशिप्स के ऊपर बात होती है, और इसके अंदर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरा जो अगला नेक्स्ट लेक्चर होगा वो उसकी एक वीडियो है, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर है कि वो कैसे आपको देखनी है। ठीक है जी। अटेंडेंस की शीट कहाँ है? ले आएंगे वहाँ से उतनी देर में। अब मोहसिन साहब से शीट ले आएँ ताकि उसको फिल कर लेते हैं। क्या चीज़? हम सॉरी। हाँ, रात को बारिश अच्छी हो गई। ओके जी, बैठे 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 यार, ऐसा करते हैं, आई विल टेक 10 more minutes on समथिंग आई वांट टू डिस्कस। ठीक है जी।
वो कहाँ गए? छोटे हमारे अटेंडेंस के लिए लेने गए थे, कोई लेने गए? हाँ, आई जस्ट टेक 10 मिनट्स, उसको 1 सेकेंड आने दें, नाराज़ ना हो जाए कि हमने पढ़ाई शुरू कर दी है। अरसलान यार, आज तुमने मुझे पानी बड़ा गर्म दिया है, पता नहीं क्यों, क्या बात है, गुस्से में हो आज? सर उसकी चाय बना दीजिए। ईमान, वो एक साइड है ना पियन होंदा सी, तो वो उसको मैंने कहा ना चाय लेके आओ ना, तो वो बंदे ज़्यादा हो गए मीटिंग में, समझ आइए आपने, वो हम 10 बंदे थे, हो गए मीटिंग में, अब चाय बैठ जाए, वो चाय उसकी जो है ना वो अब कम होगी, उसने बनाई हुई थी, तो उसने ना किया ये कि हर एक कप में ना इतना ऑनेस्टली वो चाय ना डिस्ट्रीब्यूट करके पूरे 10 कप दिए ना, तो वहाँ मेरा बड़ा बंदा रहता ना मीटिंग में आया हुआ, कहना है उनको के नाल आई ड्रॉप भी दे दे ताकि अगर बंदा ना पिए तो अक्खां छिपा ले तो ये भी होता है। ओके, इसका टॉपिक का ये कि लाइफ एज आई सी इट, मतलब इसमें ये कि देखें, हाँ हर इंसान HR है, ये हर इंसान का मैंने जिक्र किया था, एक पैदा होता है, 5-7 स्लाइडें, हर इंसान जो पैदा होता है ना वो आज़ाद पैदा होता है, ठीक है, कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं होती हैं। जब इस दुनिया में आता है ना तो ही इज़ अ इंडिविजुअल, ठीक है। सो हम बेसिकली इंसान हैं, हम आज़ाद, दिमाग से आज़ाद ही रहना चाहिए, ग़ुलाम नहीं बनना चाहिए, ठीक हो गया। आज़ादी ये है, ग़ुलाम कौमों को आप देखेंगे ना, बड़ी ग़ुलाम कौमें राइट लेफ्ट देखेंगे, उनकी मेंटालिटी ग़ुलामों वाली हो जाती है। आपको शायद मेरी बात की पसंद आए या ना आए, लेकिन शुरू में हमें बुज़ुर्ग कहा करते थे, गाँव का मेरा बैकग्राउंड था, तो वो जो कमी होते थे ना, कमी, ठीक है, वो कहते थे उनको नीचे बिठाते थे, ठीक है। जो दर्जी वगैरह का लेवल होता था गांव में, उनको भी इस तरह का ट्रीट किया जाता था कि ऊपर अगर चौधरी बैठे हुए हैं तो वो नीचे बैठते थे। हम बच्चे ग्रोइंग अप स्कूलों में जा रहे थे, इस्लामाबाद में पढ़ रहे थे, जब जाके ये कल्चर देखते थे हम कहते ये क्या है यार, ये तो इक्वल हैं, सारे ह्यूमन्स इक्वल हैं, इनको साथ इक्वल होना चाहिए। अच्छा, हुआ ये कि फिर ये लोग डेवलप होते जाते हैं क्योंकि इनको गाँव में इस तरह रखा जाता है ना। तो मेरे एक गांव का दर्जी था, मैंने उसको इंचार्ज बना दिया कि तू मेरी ज़मीनों का ख्याल रख, राइट। अच्छा, अब हर 2 दिन, अच्छा उसको मैंने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया, मैंने कहा तुम मेरे बिहाफ पे हो यहाँ पे, अगर तुमसे कोई बात करे, और उसमें हम मेरे लेवल के लोग थे, मैंने कोई बात करे को मैं उनके बिहाफ पे हूँ, ये खड़ा हो जाओ सामने कि ये नहीं करना। लेकिन 5-6 ईयर्स मुझे लग गए हैं, उस बंदे में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि वो जाके किसी चौधरी के सामने बात करे, जी नहीं है हो सकता, उन्होंने क्या होया, ही डजंट हैव द करेज, क्योंकि वो उनको आदत पड़ चुकी होती है उस गुलामी के रहने की, तो उनका नेचर वैसा डेवलप हो गया होता है। पता होगा कि शार्दोले के जो होते हैं ना, तो बेसिकली सर को छोटा रखने के लिए ना वो ऊपर लोहे के गोल, एग्जैक्टली, हाँ, तो सर नहीं रह जाता, माउथ छोटा रह जाता, बाकी सारी बॉडी डेवलप कर जाती है, क्योंकि वो उसके ऊपर वो लोहे का पोल चढ़ा देते हैं, तो फिर वो शायद शार्दोले के चूहे बना के उसे जीवन को अपने वो सारे का सारा। तो सिविल में ये जो स्लेवरी है, स्लेवरी तो सर इतनी बुरी चीज़ है कि अगर जो हमारी ऐसे कौम जो हालात हैं, जो बाकी लोग हैं, तो अगर वो आउटसाइड के कंट्री में जब वो मुझसे बाहर जाते हैं तो हमारे चलता है कि व्हाट आर फीस रीजन थिंग्स लाइक, हाँ ऐसा ही है, ये पता लगता है सर हमारे। सर आपके केस में तो अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं हुआ, आपने ये करने की कोशिश की, बट जो अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनके साथ हमें कम्युनिकेट करना, वो नहीं कर सकता, एग्जैक्टली उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जैसे हमारा मास्टर बैठा होता है वहाँ पे गांव में, जो पढ़ाने वाला होता है ना, वो बोलने लगता है तो उसको कहते हैं तू चुप कर, तनु की पता। यू अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ दे स्नब्ड पीपल हु आर एजुकेटेड। मौलवी को तो बात ही नहीं करने देते ना, उसको सिर्फ किसी के फोत होने पे बुलाएंगे, क्या किसी की निकाह शिका के ऊपर बुला लेते हैं, एक ही बात है वैसे फोत और निकाह, लेकिन एनीवे बुला लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट दिस इज मौलवी इज फॉर। वो भी चीजें सर हम मैनेज, ऑल्दो निकाह आप पढ़ा सकते हैं आपने, लेकिन आपने सीखा ही नहीं। निकाह पढ़ाना में क्या मसला है, आप पढ़ें, कोई इसमें कलमा चलने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप लोगों के सामने कहते हैं आपकी शादी होगी, ये निकाह पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। नमाज जनाजा आप याद कर लें, आपको मौलवी की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी कमज़ोरियाँ हैं जिसकी वजह से हम हमेशा बताते हैं कि कोई बाहर से बंदा आए, ठीक है ना। बच्चे एग्जैक्टली, सो व्हेन वी वर बॉर्न, वी वर ऑल बॉर्न विदाउट एनी स्ट्रिंग्स अटैच्ड। उसके बाद हम क्या चूज़ करते हैं, हमें चाहिए कुर्सी, गुलाम बनना चाहते हैं, हम खुद चूज़ करते हैं, कोई चूज़ नहीं कराता। हमने चॉइस की कि हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे या हम गुलाम बनेंगे, हमारी चॉइस है कि हम किसी से पैसे, एक हाथ देने वाला होता है, एक लेने वाला ऐसे होता है, ऐसे ही है ना। तो कौन सा बेहतर होता है, जो दे रहा हो रहा है।
लेकिन आप देने वाले नहीं बनते, आप कहते हैं हर महीने एंड में मुझे पैसे मिलने हैं। यू अंडरस्टैंड? सो हमें कुर्सी की आदत पड़ती है। ये मैं ब्यूरोक्रेसी की एग्जांपल आपको दी थी कि आप तो को कितने लोग सर्व कर रहे होते हैं इस वक्त। दिस इज व्हाट इज हैपन्स। कोई छतरी ला रहा है, कोई कर रहा है, बिकॉज वो आपकी कुर्सी की बेसिकली इज्जत कर रहे होते हैं, आपकी नहीं। ब्यूरोक्रेट की वालदा मर जाए ना तो 1000 बंदा आएगा, ब्यूरोक्रेट खुद मर जाए ना तो 300 नहीं इकट्ठा होता। यू अंडरस्टैंड? सो दैट मीन्स कि हम लोगों ने ये जो गुलामी का टोकरा जो है ना, ये अपने सर के ऊपर डाल दिया हुआ है। मैं शायद एग्जांपल पिछली क्लासेस में भी देता रहा हूँ कि हमें ये मांगने की आदत हो गई है ना, कि हर महीने सैलरी मिल जाए, तनख्वाह मिल जाए, ठीक है, तो वी बिकेम बेगर्स। फ़र्क क्या है? जो बेगर्स है उसको आप 2-3 रुपये आप देते हैं, 5 रुपये 10 रुपये दे रहे हैं बेगिंग, आपको 10,000 मिल रहा है। वी आर बोथ आर डूइंग द सेम थिंग ऑनेस्टली। आप तनख्वाह जो दे रहे हैं आप उसको 1 लाख कर दें, नंबर ऑफ जीरोस का डिफरेंस है आप में और किसी में। ये मेरा साइको एनालिस्ट है बंदा, ठीक है ना, ये एक मोची है। मैं लास्ट क्लास में एग्जांपल दी थे कि मैं रोज़ाना दफ्तर जाता था, तो एक दिन मेरे शूज़ के ऊपर कोई मैंने उनको लेसेस ख़राब थे, तो मैंने कहा चेंज कराता हूँ। तो मैं खड़ा हो गया गाड़ी पे सुबह, तो कहता है हाँ जी आप नौकरी पे जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी नौकरी पे जा रहा हूँ। कहते हैं हाँ आप जैसे बड़े बदकिस्मत रोज़ाना देखता हूँ, सुबह जाते हैं शाम। आई वॉज सरप्राइज। मैं नई गाड़ी से करोला पे बैठा हुआ हूँ, मैं उतर के जा रहा हूँ, अफसर नौकरी अपनी उठाट शाट हो, और मुझे कह रहा है कि यार, मैंने कहा मैं बदकिस्मत कैसे हूँ? कहता है यार कि आपको सुबह ये उठ के 9 बजे पहुँचना होता है, 5 बजे तक आप पागलों की तरह इसने कहा 5 बजे तक काम करते रहे। कहता है मुझे देखें, ये मेरा पीछे मैंने लगाया हुआ ये दीवार के साथ ना ये चीज़ें लगाई थी इसने, ठीक है। तो कहता है मैं आता हूँ, जब मेरा दिल करता है ना मैं अपनी दुकान खोलता हूँ, जब मेरा दिल करता है मैं ख़त्म करके चला जाता हूँ, ठीक है। मैं आज़ाद हूँ, मैं आपकी तरह गुलाम नहीं हूँ। थिंक अबाउट इट कि व्हाट अ एंटरप्रेन्योर दिस गाय इज, ही इज़ टॉकिंग अबाउट लाइफ। सो वी लर्न फ्रॉम डिफरेंट पीपल। हम जब ये देखते हैं, यू अंडरस्टैंड, समझ आ रही है। और बहुत एग्जांपल्स हैं इसकी कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा किचन कुजीन था, कहाँ से स्टार्ट हुआ? मैं F71 में रहता था, स्ट्रीट 41 में। ये स्ट्रीट 37 के अंदर ना 34 में कोने में एक गैराज में एक औरत ने एक फ्रीज़र लिया और उसमें केक बनाने स्टार्ट किए। हम जाके वहाँ से केक खरीदने के लिए भेजते थे। एक खातून थी, ठीक है, अपने गैराज में एक फ्रीज़र, एक मुलाजिम है उसका, उसने काम स्टार्ट कर दिया। आज उसकी किचन कुजीन की कितनी ब्रांचेज हो गई हैं आप देख रहे हैं, हर जगह आप सेल करते हैं, महंगा स्टफ़ बेचते हैं। ये खातून थी जिसने पापा सेलीज है, खुद जाके किचन के अंदर किया करती थी, खुद आती थी टेबल पे सर्व करने के लिए। जो फर्स्ट किचन कुजीन स्टार्ट हुआ था जिना सुपर में, ठीक है, ठीक है। तो वो ये वो एग्जांपल्स हैं कि इन लोगों ने खुद देखा। ये देखें बंगाली, ये समोसे आपके सामने समोसे बनाता है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। 4000 समोसा सुबह 9 बजे शुरू करता है, शाम दोपहर को 12 बजे ख़त्म हो जाता है। 4000 समोसा बेच के जाता है। 4000 समोसा मल्टीप्लाई कर लें, 20 रुपये का समोसा कितने कमा रहा है? हमारी तनख्वाह कितनी है? कुछ ना बोलें, मतलब नहीं गुजारा होता ना। अब महंगाई है, हमारे लिए महंगाई है, लेकिन इसके लिए नहीं है। आप इस सेलिंग यू। इसी तरह ये एक हेड स्टार्ट स्कूल है, एक कमरे से स्टार्ट हुआ है क्लास में, ठीक। सो ये आप देखें, ये नॉट अ गुड एग्जाम्पल, नॉट अ गुड एग्जाम्पल, क्योंकि हाँ एग्जैक्टली मैंने एग्जाम्पल इसलिए नहीं कहता मैं, इट्स एन एग्जाम्पल इन द सेंस कि इसने जो फाइल के नीचे पहिए की बात करता है ना, आई डोंट एग्री विद दैट। हाउएवर आई हैव सीन दिस गाय ऑन अ ये जो नहीं होता स्कूटर, वेस्पा स्कूटर पे मैंने देखा हुआ। मुझे पता है प्रॉपर्टी का काम ये स्टार्ट इसने किया था, और ये चकराला स्कीम वगैरह थी में इसका छोटा सा फिर इसने दफ्तर बनाया। तो फ्रॉम दैट पोर्शन ही रोज टू दिस लेवल। एंड देन यू सी दिस गाय जो कि मछली बेचता था इंग्लैंड में, 1 पाउंड फिश। बेचने का तरीका डिफरेंट था। बिजनेस है ना कि आप किस तरीके से कोई काम कर रहे हैं, तो इसका तरीका ये था 1 पाउंड फिश बेचता था। और एकदम इसका सुना किसी ने सेलिंग का तरीका, इसको MGM वो उन्होंने गाने के लिए ले लिया। उसके बाद हमारे टेलीकॉम में भी उसको हायर किया गानों के लिए 1 पाउंड फिश वाले को, और इसके एड शेड आने शुरू हो गए, ठीक है। सो लाइफ के अंदर ये आखिरी स्लाइड है, यू हैव टू मेक चॉइसेस। ह्यूमंस है ना, यू हैव टू मेक चॉइसेस। कहाँ जाना है? गुलाम बन के रहना है, कुछ अपना करना है। आजकल के हालात में एक्चुअली हालात ज़रा ज़्यादा ख़राब हैं। पेट्रोल महंगा, हर दिन महंगाई हो रही है। वी आर ऑल सफरिंग, ऑल ऑफ अस। बड़े बड़े पैसे वाले लोगों को भी अब प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, मुश्किल हो रहा है ना।
तो इसका मतलब है आप इन तनख्वाहों पे रह के गुजारा नहीं कर सकते हैं, इम्पॉसिबल। यू नीड टू सेकेंड जॉब। सेफ थिंग क्या है, जिस तरह आप में से बहुत से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हुए हैं, प्रोफेशनल्स में होते हुए क्यों पढ़ रहे हो? बिकॉज यू वांट टू स्टार्ट अ सेकेंड जॉब, यू वांट टू सेव योर कैरियर, कि एक और काम करें। इसी तरह ये भी सोचें कि शाम को जाके क्या कर सकते हैं आप काम डिफरेंट, बजाय ये कि आप फारिग बैठें। यू यूटिलाइज दैट टाइम, क्योंकि टाइम अब ऐसा ही है कि आपको काम करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट सर्वाइव इन दिस क्या कहा जाए, इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। पहले कम था ना प्रेशर, पहले घर पे ट्रॉली लगना जो होता था वो मुश्किल नहीं था, कोई भी घर पे आपके आ जाता था फ़ोन किए बगैर। नंबर 1, आपके घर में जो होता था बना हुआ आप लगा देते थे। अब ये ट्रेंड चेंज हो गया ना। आपको स्ट्रेसेस बताता हूँ। अब तो पहली बात, आप किसी घर फ़ोन किए बगैर नहीं जाएंगे, फ़ोन करके जाते हैं। ट्रॉली आपको मैच करनी पड़ती है कि लास्ट टाइम उन्होंने क्या खिलाया था, आपको उसके मुताबिक खाना भी बनाना पड़ता है। ट्रॉली, ये क्या है? ये ह्यूमन स्ट्रेसेस है ना, ये आ गए हैं आपके अंदर इस सोसाइटी में, या आप इनसे निकल जाएं, वरना अगर इसमें गुजारा करना है तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज़ नो एंड टू इट। ठीक है, शादियाँ होती हैं ना, एक ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया था, हम भी ऐसा किया। और ये अब प्रेशर ये बच्चों की तरफ से आप पे आ रहा है कि जी उनकी बेटी ने तो डिज़ाइनर के जोड़ा इससे सिलवाया था, मैंने भी इससे सिलवाना है। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे प्रेशर पता है ना ये कि दिस इज़ गोना कम टू मी, बिकॉज शी इज़ गोइंग टू कंपेयर अनदर वेडिंग जिसमें कि वो शायद हाथी पे बिठा के दुल्हन को लाए थे या दूल्हा घोड़े पे आ रहा था। तो हम कोई चीज़ डिफरेंट करें। जिस तरह रिसेंटली आप देखा होगा, वो उनकी अंबानीज़ की शादी हुई थी। बैलगाड़ी भी तो आपके सोच था। हाँ, अंबानीज़ की शादी हुई थी ना उनकी बेटी की इंडिया में, तो उसके इक्वलेंट कराची के अंदर इस तरह फंक्शन होने लग पड़े, लोग उसको कॉपी करने लग पड़े कि हम भी इस तरह करते हैं। तो दिस इज एन अनएंडिंग रेस, दिस विल ब्रिंग यू नोवेयर। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चंस? अदरवाइज वील बी ऑफ। ये हमारी अपनी यार